हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम IS 38 इंटेंजिबल असेट्स का डिटेल रिवीजन करने जा रहे हैं। इस स्टैंडर्ड से पहले आपको IS 16 का डिटेल रिवीजन कर लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं? रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, मेजरमेंट प्रिंसिपल और डी रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल लगभग सेम है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ में। तो हम यहाँ पर इस स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे जो भी सिमिलरिटीज है और क्या क्या एक्सेप्शंस है उसको हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा ये स्टैंडर्ड बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटेंजिबल असेट्स है ना, तो इंटेंजिबल क्या होता है? जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो तो उस आइटम को बोलते हैं इंटेंजिबल आइटम। ठीक, चलो अब यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स पढ़ना है। तो असेट्स की डेफिनेशन आपको याद है? असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जो एंटाइटी के कंट्रोल में है और जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं असेट्स। चलो, तो ट्वेल्थ तक आपको ये चीज पता थी कि इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी असेट्स जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। लेकिन यहाँ पर IS 38 बोलता है आप इसके अलावा दो चीजें और देखो इस डेफिनेशन में। क्या क्या? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। असेट्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और दूसरा वो नॉन मॉनेटरी असेट्स होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे इंटेंजिबल। तो तीन चीजें हैं, ध्यान रखना क्या क्या है। इंटेंजिबल असेट का मतलब होता है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो हम उसको बोलेंगे इंटेंजिबल आइटम। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे आप रीड कर लेना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। चलो, आइडेंटिफाइबिलिटी। अब यहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था आइडेंटिफाइबल, तो इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब है एन असेट्स इज आइडेंटिफाइबल। हम कब बोलेंगे कोई असेट्स आइडेंटिफाइबल है या नहीं? इफ, अगर वो सेपरेबल हो। अगर वो सेपरेबल हो, सेपरेबल मतलब उसको हम अलग से सोल्ड कर सकते हैं, अलग से रेंट पर दे सकते हैं, तो वो क्या है? सेपरेबल। आप मुझे बताना, क्या गुडविल, आपकी जो गुडविल है, क्या वो सेपरेबल होती है क्या बिजनेस से? नहीं होती। जो गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं परचेज्ड गुडविल। बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एक्वायर्ड करते हैं गुडविल, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। लेकिन वो परचेज गुडविल वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, फिर भी हमने उसको इंटेंजिबल असेट्स क्यों बोला फिर? क्या हम उसको बिजनेस से सेपरेट कर सकते हैं? गुडविल को रेंट पर दे सकते हैं, गुडविल को अलग से सेल कर सकते हैं, ओनली गुडविल को नहीं। हमें पूरा बिजनेस ही क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, तब जाके गुडविल ट्रांसफर होगी। यानी कि वो सेपरेबल नहीं है। तो फिर भी हमने क्या करा, उसको रिकॉर्ड कर लिया इंटेंजिबल असेट्स, है ना। परचेस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं ना, किसकी वजह से? सेकंड पॉइंट की वजह से। क्योंकि यहां पर क्या बोला, एज एन असेट्स इज आइडेंटिफाइबल इफ इधर सेपरेबल और अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल आर लीगल राइट। वो कैसे अराइज हुई हो? कॉन्ट्रेक्चुअल आर लीगल राइट से अराइज हुई हो। इस पॉइंट की वजह से हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वो कैसे अराइज हुई है? कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट से अराइज हुई। हमने परचेज करी, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ परचेज का, बिजनेस परचेज किया हमने पूरा। ठीक है, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में नहीं आएगा, MCQ में ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर आप सोचते हो कि ये डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, नहीं। वो लिख के नहीं देगा, वो आपको सिचुएशन क्रिएट करके देगा। वो बताएगा कि सेपरेबल है या नहीं, क्या हम उसको सोल्ड कर सकते हैं या रेंट आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे डिसीजन लेना होता है। चलो ठीक है, आइडेंटिफाइबिलिटी समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी की। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए आपको मॉनेटरी आइटम का मतलब समझना होगा क्या होता है। ठीक है, अभी हम असेट्स का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने दोनों चीजें लिखी है, असेट्स और लाइबिलिटी, है ना। क्योंकि मॉनेटरी तो लाइबिलिटी भी हो सकती है और नॉन असेट्स भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक, चलो, तो मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या होता है वो समझ लो, तो अपने आप नॉन मॉनेटरी समझ में आ जाएगा। मॉनेटरी आइटम इज एन असेट्स आर लाइबिलिटी that will be received or paid in the fixed or determinable amount of money। मतलब मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड में हमें मिले, फिक्स्ड, फिक्स्ड या फिर डिटर्मिनेबल अमाउंट हो उसका। जैसे कैश, क्या फिक्स्ड अमाउंट है? यस, वो हमारे $10,000 है, अगर हमारे पास तो 10,000 बैंक में बैलेंस है, $10,000 है, तो वो क्या है? फिक्स्ड है ना, हमको फिक्स्ड ही मिलना है। अकाउंट रिसीवेबल, हमने 10,000 का गुड्स सेल किया कस्टमर को, तो हमें कितना मिलेगा? हमें 10,000 मिलेगा, ये फिक्स्ड है। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने अमाउंट फिक्स्ड कर दी है,
है ना। जैसे अभी हमने सेल किया तो ये हमारे बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो यहाँ पर अमाउंट फिक्स्ड है, डिटरमिनेबल है। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे मॉनेटरी आइटम है, ये हमारा क्या है, मॉनेटरी आइटम है। अब नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है, जिसका अमाउंट फिक्स्ड ना हो, डिटरमिनेबल ना हो, तो हम उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम। एग्जाम्पल आपकी देखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, ये क्या है, क्या इसका फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा क्या आपको, नहीं। क्या आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कि फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा इतना, नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो यहाँ पर मॉनेटरी आइटम क्या है, जिसका अमाउंट फिक्स्ड है और या फिर डिटरमिनेबल है। नॉन मॉनेटरी क्या है, जिसका आइटम, जिसका अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, डिटरमिनेबल नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन मॉनेटरी। अब है ना, इस पे और ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपके एसएससी एफआर लेवल पर इतना ही है ना। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, वो यही आ सकते हैं कि ये जो है फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। चलो, अब बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स विद फिजिकल एलिमेंट। अभी हमने देखा ना विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पर डाउट आता है, सर हमने है ना कंप्यूटर परचेस किया, उसमें ना सॉफ्टवेयर आया था। अब इस कंप्यूटर को हम क्या बोले, इस कंप्यूटर को हम क्या बोले, क्या हम सॉफ्टवेयर अलग से रिकॉर्ड कर ले क्या, नहीं। हमें यहाँ पर देखना होगा हम क्या परचेस करने गए थे। सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आप हार्डवेयर परचेस करने गए थे। इंटीग्रल पार्ट है सॉफ्टवेयर, तो क्या है, उस कंप्यूटर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर हम इस पूरे कंप्यूटर को एज अ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे, IS 16 लगता है। सर हमने ना सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेज किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ना पेन ड्राइव में आया है या फिर सीडी डीवीडी में है, मतलब उसका स्टोरेज मीडियम क्या है, सीडी डीवीडी। हम कोई सीडी डीवीडी परचेस नहीं करने गए थे, हम तो परचेस करने गए थे सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। तो हमें कैसे डिसीजन लेना है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट के बेसिस पर। तो ये सॉफ्टवेयर जो हम परचेस कर रहे हैं, भले ही उसका स्टोरेज डिवाइसेस फिजिकल फॉर्म में है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी इंटेंजिबल असेट से है और इसके ऊपर IS 38 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल भी देख लेंगे हम। पढ़ा देता हूँ। सम असेट्स लुक फिजिकल बट देयर रियल वैल्यू लाइज इन द इंटेंजिबल एलिमेंट। इंटेंजिबल एलिमेंट में उसकी वैल्यू होती है मेन। इन सच केसेस वी आइडेंटिफाइड विच एलिमेंट इज डोमिनेंट, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, फिजिकल या नॉन फिजिकल, एंड अप्लाई द रिलेवेंट स्टैंडर्ड। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। चलो मैंने आपको समझा दिया, एग्जांपल से हम सारी चीजें देखते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर ऑन द CD USB। अब आप इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलोगे, इंटेंजिबल या टेंजिबल, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इंटेंजिबल बोलोगे, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, फिजिकल या नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल। सॉफ्टवेयर परचेस करने गए थे हम यहाँ पर, वो तो स्टोरेज डिवाइसेस है, जो सीडी डीवीडी क्या है, यूएसबी ड्राइव वगैरह, ये क्या है आपके, ये स्टोरेज मीडियम है, हम ये परचेस करने नहीं गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट एलिमेंट किसका, इंटेंजिबल एलिमेंट का, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो एप्लीकेबल होगा IS 38। ऐसे ही मूवी या म्यूजिक, सेम प्रिंसिपल जो अभी मैंने बताया। प्रिंटेड लाइसेंस सर्टिफिकेट है ना, लाइसेंस किस पर है, एक पेपर पे प्रिंटेड होता है, ठीक। तो हम इसको क्या बोले, सर इसका तो फिजिकल फॉर्म है, ये तो टेंजिबल होना चाहिए, नहीं, इनटेंजिबल है, क्यों, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ है ना, जो प्रिंट हुआ है, जो लाइसेंस लिखा है, जो टर्म्स लिखी हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट क्या है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या है यहाँ पर, इंटेंजिबल एलिमेंट, दैट इज द लीगल राइट, जो लिखी है चीज़ें उस पर। तो यहाँ पर IS 38 लगेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ पर क्या है, मशीन डोमिनेंट है। ठीक है, तो फिजिकल एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रल टू द कंप्यूटर, यस, ये भी क्या है आपका IS 16 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने परचेस करने गए थे, हम यहाँ पर हार्डवेयर परचेस करने गए थे। वो तो सॉफ्टवेयर तो उसका इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारी बड़ी मशीन्स होती है, उसमें क्या लगा होता है, उसमें ना सॉफ्टवेयर से लगे होते हैं, जो कि है ना ऑपरेट मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या उसको टेंजिबल बोले या इंटेंजिबल बोले, वो टेंजिबल आइटम है, क्यों, क्योंकि हार्डवेयर का वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसीजन लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली लाइसेंस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली लाइसेंस, तो ये हमने लिया किसी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो मेन एलिमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हार्डवेयर,
सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या है आपका, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि इंटेंजिबल है। चलो, तो इस तरीके से आप डिसीजन ले लेना। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। आई होप आप नहीं होंगे। चलो, अब है ना IS 16 और IS 38 की सिमिलरिटीज देखते हैं कुछ एक्सेप्शन के साथ में। हमने ऑलरेडी IS 16 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, क्या सिमिलरिटीज है और क्या एक्सेप्शंस है। तो आपका दोनों स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे, वो भी और ये भी हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाया एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आप वहाँ जाके देख लेना जरूर। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, क्या कोई असेट्स आपकी इंटेंजिबल असेट्स है तो उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये डिसीजन कैसे लेते हैं, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के बेसिस पर कि रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, असेट से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, ये प्रोबेबल है। दूसरा, उसकी जो कॉस्ट है रिलायबली मेजरेबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, यानी कि डिसीजन ले लिया हमने, हमें रिकॉर्ड करना है। अब कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है ये कौन बताता है, मेजरमेंट प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ डिसीजन लिया, रिकॉग्निशन यानी कि रिकॉर्ड करना है, कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है वो बताएगा मेजरमेंट। तो कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे, इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं दोनों में, IS 16 में भी और IS 38 में भी। ठीक। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए देखो दो मॉडल दे रखे हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। दोनों में सेम मॉडल है, 16 में भी और 38 में भी सेम मॉडल है ना, प्रिंसिपल सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सेप्शन क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल तभी यूज करना जब उस असेट्स का एक्टिव मार्केट हो। अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो आप रिवैल्यूएशन मत करना। और इंटेंजिबल असेट्स का जनरली एक्टिव मार्केट नहीं होता, एक्टिव मार्केट नहीं होता जनरली। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, आपने मेजरमेंट कर लिया, अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या करोगे, सेम ट्रीटमेंट जो वहां पर आपने करा था वो यहाँ पर है ना। कैपिटलाइज कब करते हैं, जब इन उससे जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इनहेंस हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर देते हैं। क्या लिखा है वो देखो, both standard states that subsequent expenditure is capitalized only if it is enhance the future economic benefit। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस इज expensed इन both। ठीक है। यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन, IS 16 में आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसी डेप्रिसिएशन को यहाँ पर IS 38 में अमोटाइजेशन बोला जाता है। सेम तरीके से कैलकुलेशन जो हमने वहां पर सीखा हुआ है वो यहाँ पर भी होगा, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। बहुत रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ, है ना। दोनों में हमें एस्टिमेशन लाइफ निकालना पड़ती है, एस्टिमेशन रेसिजुअल वैल्यू निकालना होती है। हाँ, एक और चीज, इंटेंजिबल असेट्स के केस में जनरली रेसिजुअल वैल्यू जो होती है ना वो नील होती है, वो नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइक टेंजिबल आइटम है उसको एज ए स्क्रैप सेल करते हैं, यहाँ पर हम एज ए स्क्रैप सेल नहीं कर रहे होते। इसलिए जनरली रेसिजुअल वैल्यू नहीं होती है। और क्या करना होता है हमें, जो भी हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट है, IS 16 में डेप्रिसिएबल अमाउंट और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अमोटाइजेबल अमाउंट। ठीक है। तो जो भी अमोटाइजेबल अमाउंट है, हमें क्या करना होता है, उसको सिस्टमेटिकली अलोकेट करना होता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। यही पॉइंट यहाँ पर भी बोला है, सिस्टमेटिक अलोकेशन करना होता है कॉस्ट का। चलो, समझ में आ गया, है ना। हमें एक डी रिकॉग्निशन पढ़ना है। डी रिकॉग्निशन क्या है, डी रिकॉग्निशन कब करते हैं, दोनों में सेम प्रिंसिपल है, 16 में भी और 38 में भी। डी रिकॉग्निशन मतलब हमारी बुक्स से उसको रिमूव्ड कर देना, क्रेडिट कर देना, असेट्स को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। मतलब हमारी बुक्स से चले जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। कब जाती है, जब या तो आप इसको सोल्ड आउट कर रहे हो या फिर इस असेट्स से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो फिर आप क्या करोगे, इसको डी रिकॉग्नाइज कर देते हो। देखो, सेम प्रिंसिपल फॉर द डी रिकॉग्नाइजेशन अंडर IS 16 एंड IS 38। एंड assets is de recognized on disposal are when the no future economic benefit are expected with any resulting gain or loss recognized in the P&L। ठीक है ना, डे रिकॉग्निशन करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर हम इम्पेयरमेंट। IS 16 में आपको मैंने समझाया था, IS 38, है ना। और एक हमारा स्पेशल
स्टैंडर्ड है IS 36, वो हम पढ़ेंगे तब वहां पर और डिटेल में समझा दूंगा। एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लो यहाँ पर। इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है? जब आपका कैरिंग अमाउंट आपके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो बुक में आप दिखा रहे हो ना उसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, वो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाता है किससे? रिकवरेबल अमाउंट, मतलब ज्यादा हो जाता है। अगर इस असेट्स को अगर मार्केट में सेल करेंगे और जो भी कॉस्ट टू सेल्स आएगा वो माइनस करेंगे, तो यानी कि नेट हमें कितना उससे फेयर वैल्यू मिलेगा, हमें वो देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए $10,000, या फिर अगर हम इस असेट्स को फ्यूचर में यूज करेंगे तो इससे हमें कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आ रहा है एग्जाम्पल, वो भी 10,000 आ रहा है। मतलब इस असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, इस असेट से हम फ्यूचर में कितना रिकवर कर सकते हैं, $10,000 रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुक्स में ये अभी $12,000 पर आ रही है, मतलब हमारी बुक्स में ये ओवर स्टेटेड है। तो 2,000 का अमाउंट जो आएगा उसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट लॉस। हमें ये असेट्स क्या है, इम्पेयर्ड है। क्यों इम्पेयर्ड है? क्योंकि केयरिंग अमाउंट इसका ज्यादा है उसके रिकवरेबल अमाउंट से। तो हमें अपनी बुक्स में क्या करना पड़ेगा, अपनी असेट्स को रिकवरेबल अमाउंट पर लाना पड़ेगा। वो अभी 12,000 पे, तो उसको 10,000 पर लाना पड़ेगा। इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो 2,000 से इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा, और ये लॉस कहाँ जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटीज है, मैंने आपको बता दी कि ऐसे होगा। एक्सेप्शन क्या है? मैंडेटरी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। मैंडेटरी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, देखो इम्पेयरमेंट कब करते हैं हम इम्पेयरमेंट हर साल नहीं करते, एनुअली नहीं करते। हम इम्पेयरमेंट टेस्ट तभी करते हैं जब इंडिकेटर हो। क्या हो? इंडिकेटर हो। इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर होते हैं। अगर वो इंडिकेटर है तो हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, एक्सेप्शन क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेप्शन ये है कि हमें इन तीन असेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही करना होगा। कौन सी तीन असेट्स? आपकी एक तो गुडविल जो आपने एक्वायर्ड करी बिजनेस कॉम्बिनेशन में। दू एक एक हो गया आपका गुडविल, दूसरा हो गया इनटेंजिबल असेट्स जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो, मतलब आप उसकी लाइफ डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो अमोटाइजेशन कैसे करोगे? अमोटाइजेशन, अमोटाइजेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना होता है, आपको लाइफ से डिवाइड करना होता है। अब जब लाइफ ही नहीं पता तो कैसे आप अमोटाइजेशन कर पाओगे? इसलिए अमोटाइजेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए इन्होंने बोला कि हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट जरूर कर लेना। ठीक है, एक ही हो गया। एक आपकी परचेज गुडविल हो गई। एक अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इंटेंजिबल असेट्स, मतलब जो डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। अगर वो 6 कंडीशन है, अगर वो मीट कर जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे कैपिटलाइज करते हैं। यानी कि ये असेट्स अभी रेडी फॉर यूज नहीं हुई है, लेकिन हमारी इंटेंजिबल असेट्स तो है ना, हमने कैपिटलाइज कर दिया अमाउंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होगा। और इन तीनों की तीनों असेट्स पर कोई भी अमोटाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए IS 38 के सबसे मेन पार्ट पर आते हैं। IS 16 में भी हमने देखा था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स और परचेज्ड असेट्स, तो वहाँ कोई चैलेंजेस नहीं थे। चैलेंजेस यहाँ आते हैं। IS 38 में भी सेम चीज़ है। इंटेंजिबल असेट्स को या तो परचेज भी कर सकते हो या फिर सेल्फ जनरेट भी कर सकते हो, यानी कि सेल्फ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है समझो, यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स, असेट्स को जब आप इंटरनली जनरेट करते हो तो इस पूरी एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 रिसर्च फेज, पार्ट 2 है आपका डेवलपमेंट फेज। ठीक है, रिसर्च फेज का मतलब है न्यू नॉलेज एक्वायर्ड करना, है ना। और डेवलपमेंट फेज में जो डेवलपमेंट फेज में हम क्या करते हैं, नॉलेज को अप्लाइड करते हैं। जो रिसर्च फेज में हमने नॉलेज एक्वायर किया उसको एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, डेवलपमेंट फेज में। ठीक, अब डेवलपमेंट फेज में ना आपको 6 कंडीशन दे रखी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है जब आप डेवलपमेंट फेज में आते हो, तो देखो यहाँ पर रिसर्च फेज में भी आप एक्सपेंस कर रहे हो और डेवलपमेंट फेज में भी एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो रिसर्च फेज के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब आप ले जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो डेवलपमेंट फेज है उसके एक्सपेंसेस को आपको क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। जिस दिन वो 6 कंडीशन मीट हो जाती है, डेवलपमेंट फेज में 6 कंडीशन दे रखी है, अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है, जिस दिन मीट हो जाती है उस दिन से आप एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना स्टार्ट करते हो।
और उसके पहले के डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में जाएंगे। अब मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ इस पूरी इंटरनली जनरेटेड असेट्स के बारे में, जिस दिन सिक्स कंडीशन मीट हो जाती है डेवलपमेंट फेज में, उस दिन के पहले जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब पी एंड एल में जाते, कैपिटलाइज नहीं होते। उसके बाद के जितने भी खर्चे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आपके, कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो इस सारी प्रोसेस को मैंने यहाँ पर समझा दिया। क्या होता है मीनिंग, देखो क्या होता है रिसर्च फेज, मतलब इनिशियल स्टेज। इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इसमें डिस्कवर न्यू नॉलेज लेना, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, फाइंडिंग न्यू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है। यहाँ पे ना अनसर्टेनिटी होती आउटकम की, कि हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अभी यही पक्का नहीं है ना। इसलिए रिसर्च फेज के जितने भी एक्सपेंसेस वो कहाँ ले जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा इंटेंजिबल असेट्स का। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या बोलता है? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होना चाहिए और जिसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर होना चाहिए। चलो कॉस्ट तो निकाल लेंगे, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अभी प्रोबेबल नहीं होते। रिसर्च फेज में हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या नहीं अभी ये पता ही नहीं ना। अब क्या होता है जब डेवलपमेंट फेज में है ना, जब ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारा प्रोजेक्ट जो है हम बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ नॉलेज ले लिया, अब अप्लाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर है ना हमें श्योरिटी आना चालू हो जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि ये सक्सेसफुल होगा और फ्यूचर में हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे और इसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर है, तो हम उसको कैपिटलाइज करना चालू कर देते हैं। सिंपल सी बात है। वो जो छह कंडीशन है ना, वो इन्हीं पॉइंट को कंसिडर करती है। चलो छह कंडीशन क्या है वो बता देता हूँ। ये सिक्स कंडीशन है। वो ये क्या था ये भी पढ़ाता हूँ अभी, पहले सिक्स कंडीशन देख लो। तो छह पॉइंट बहुत इजी है। टेक्निकल फिजिबिलिटी आना चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट होना चाहिए, एबिलिटी टू यूज आर सेल होना चाहिए, और अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और रिलायबली मेजर होना चाहिए कॉस्ट, है ना। तो ये सिक्स पॉइंट है। अब यहाँ पर है ना एक टाइम स्केल बना के दिया हुआ है, मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको। चलो, अब ये जो सिक्स कंडीशन पड़ी उसका है ना एक शॉर्टकट बनता है, पायरेट बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो पायरेट क्या बोलता है? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी होना चाहिए, एक फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये छह कंडीशंस के शॉर्टकट है। अब यहाँ पर टाइम स्केल में देखो, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था ओरल अभी, वो यहाँ लिखा भी है, देखो आप विजुअलाइज कर सकते हो। रिसर्च फेज के एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? एक्सपेंसेस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेवलपमेंट फेज, अब डेवलपमेंट फेज को दो पार्ट में बांट दिया हमने, है ना। डेवलपमेंट फेज में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिक्स कंडीशन फुलफिल हो गई। तो सिक्स कंडीशन फुलफिल जिस दिन हुई, उसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस है वो कैपिटलाइज होंगे, और उसके पहले के जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या करेंगे, उसको हम पी एंड एल में एक्सपेंसेस मान लेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताना, आपने जैसे ही यहाँ पर ये सिक्स कंडीशन पूरी कर दी, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, है ना, इस साल आप क्या कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हुई, असेट्स हमारे रेडी फॉर यूज नहीं हुई, लेकिन क्या हो गई है वो, कैपिटलाइज हो गई है, असेट्स तो बन गई ना, इंटेंजिबल असेट्स रिकॉर्ड कर लोगे। क्या उस पर अमोटाइजेशन करोगे या नहीं करोगे? मत करना। क्यों? क्योंकि जब तक इंटेंजिबल असेट्स रेडी फॉर यूज ना हो, क्या बोल रहा हूँ, रेडी फॉर यूज में ना आए, तब तक आपका अमोटाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन में भी तो हमने देखा था ऐसे ही आई 16 में। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करते हो? जब असेट्स रेडी फॉर यूज हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही समझा है। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट है तो कर देंगे, लेकिन अमोटाइज नहीं करेंगे, अमोटाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। नो अमोटाइजेशन बिंग अंटिल असेट्स इज रेडी फॉर यूज। ठीक है। अब एक पॉइंट हमने पढ़ा था ऊपर अभी इम्पेयरमेंट के केस में, क्या इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा इसका? हाँ, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अमोटाइजेशन तो कर नहीं रहे हम, है ना। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पर एनुअली में। चलो, डेवलप डेवलप्ड हो जाएगी। अब असेट्स क्या हो गई है, डेवलप्ड हो गई। अवेलेबल फॉर यूज, जब वो असेट्स अवेलेबल फॉर यूज आ जाए तो क्या करना है फिर हमें, कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देंगे, अब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अमोटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इम्पेयरमेंट अब तभी टेस्ट करेंगे जब इंडिकेटर हो। अब एनुअल इम्पेयरमेंट नहीं करना, इसका ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? असेट्स रेडी फॉर यूज हो गई ना, अब इस पर अमोटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। इम्पेयरमेंट टेस्ट अब तभी करोगे जब इंडिकेटर्स दिख रहे हो। ठीक। impairment if indicator exist, amortization over the useful life once available for use। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आइटम्स, है ना। वैसे मैंने डिस्कशन में बता दिया था आपको पहले ही, इंटरनली जनरेटेड इन आइटम्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते रिकॉग्नाइज? क्योंकि ये रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फेल कर जाते हैं। कौन कौन से आइटम है ऐसे? कस्टमर लिस्ट, गुडविल, मास्टर हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, ब्रांड नेम्स, ये क्या होते हैं? इंटरनली जनरेटेड होते हैं। यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कितना आपने कॉस्ट रिलायबल, मतलब कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है, आप इसको रिलायबली मेजर नहीं कर पाते। तो मेन पॉइंट क्या है ना? अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि क्यों इसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो आप बोलना कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं होती। मुझे बताओ, गुडविल को जनरेट करने में आपने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी है? क्या आप बता सकते हो? क्या ऐसा कोई रिकॉर्डिंग रखते हो क्या? नहीं। ब्रांड नेम आपने जनरेट किया, इसके लिए कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी, पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है। रिकॉग्निशन, अब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आइटम को हम क्या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्या? अभी देखा हमने डेवलपमेंट फेज में, जब वो 6 कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है। चलो, यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया डेट। ठीक है, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट परचेज गुडविल। वैसे मैंने समझा दिया, एक बार और समझा देता हूँ। परचेज गुडविल, है ना, क्या होता है? हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं, तो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? इनिशियल मेजरमेंट किस पर करेंगे? इनिशियली जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू पर करेंगे, निकालना होगा हमें। तो समझो, अ, हम किसी बिजनेस को एक्वायर्ड कर रहे हैं ना, किसी बिजनेस को एक्वायर्ड कर रहे हैं, तो उसकी असेट्स आ रही होगी, उसकी लाइबिलिटी आ रही होगी, तो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी मिली? फॉर एग्जांपल के लिए $10,000 की नेट असेट्स है, ठीक। हम कितना परचेस कंसिडरेशन दे रहे हैं? हम 15,000 दे रहे हैं। मतलब हम 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये 5,000 ही किस, ये 5,000 जो है रिप्रेजेंट करता है गुडविल को। मतलब हम ये बोल रहे हैं 5,000 हमने गुडविल के लिए पे करे। क्या करे? गुडविल के लिए पे करे। तो इस 5,000 को हम बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। हमने इंटरनली जनरेट नहीं करी, हमने परचेज करा है, मतलब इसके लिए हमने पेमेंट करा है 5,000 का। इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो रही थी। ठीक है, इस केस में तो हमने दिया हुआ है गुडविल। चलो, ये तो हो गया इनिशियली रिकॉग्नाइज। अब सब्सिक्वेंट क्या करोगे? सिंपल सी बात है, कॉस्ट में से, मतलब ये जो अभी अमाउंट है आप इस पर रिकॉर्ड करोगे, इसके बाद आप इसमें से क्या माइनस करोगे? इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इफ एनी, अगर कोई हो तो आप माइनस कर लोगे। ठीक। क्या इसका अमोटाइजेशन होगा? इसका अमोटाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, अमोटाइजेशन नहीं करोगे इसका। नेक्स्ट, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। अभी हमने देखा है ऊपर इंपेयरमेंट में भी इसका एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होता है। देखो, अमोटाइजेशन नहीं होगा तो वैल्यूज में चेंजेस सारे कैसे पता चलेगा? इंपेयरमेंट के बेसिस पर पता चलेगा। फिर हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। तो इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे हर साल। इंपेयरमेंट टेस्ट करने का मतलब ये कि इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही है क्या? नहीं, हम कंपैरिजन करते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट करना मतलब कंपैरिजन करना, कैरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। तो हम टेस्ट इसको जब कंपेयर करते हैं तो उसको बोला था इंपेयरमेंट टेस्ट करना। बार्गेनिंग परचेस, बार्गेनिंग परचेस का मतलब होता है नेगेटिव गुडविल, मतलब आपको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने देखा था, नेट असेट्स जो है कंपनी की, कंपनी के बिजनेस को हम एक्वायर्ड कर रहे हैं, उसकी नेट असेट्स कितने की है? 10,000 की। लेकिन हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं ओनली 8,000। तो 2,000 कम पे करा ना हमने। 10,000 की नेट असेट्स हमें मिल रही है, हमने पेमेंट ओनली 8,000 किया। तो 2,000 कम किया, इस 2,000 को बोला जाता है नेगेटिव गुडविल या बार्गेनिंग परचेस। तो ये 2,000 ये गेन जो हुआ ना, ये P&L में ले जाते हैं सीधे। कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 2,000 का गेन। ठीक है, ये एक पॉइंट था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जरूर याद रखना। जब ये कम कैलकुलेशन करते हैं ना बार्गेनिंग परचेस का, मतलब नेगेटिव गुडविल जब भी आ जाए आपकी, तो एक बार आपको रीअसेस करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ने क्या बोला? हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, ये निकालने में गलती हो गई, हो सकता है आपकी गुडविल आ रही थी लेकिन आपने नेगेटिव गुडविल निकाल ली, तो एक बार चेक कर लो ना। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हम क्या करते हैं, एक बार रीअसेस जरूर करते हैं जब भी आपका नेगेटिव गुडविल आता है। ठीक है। अगर फिर भी वापस से दूसरी बार चेक करने पे भी क्या आ रहा है नेगेटिव गुडविल, तो फिर हम क्या कर देंगे, हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जो गेन है वो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओरियन लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर क्या बना रही है? न्यू ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। मतलब ये क्या है? एक तरीके से इंटेंजिबल आइटम क्रिएट कर रहे हैं ना।
During the year ended 31st March 20x2, the company incurred total expenditure 7,500 in relation to this project. ठीक है, अभी तक कितना एक्सपेंसेस करा हुआ है? द प्रोजेक्ट इज सेटिस्फाइड द इंटेंजिबल असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंडर IS 38 ऑन 1 अक्टूबर 20x1। तो देखो 1 अक्टूबर 20x1 को ही क्या हो गया था, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया था। डेवलपमेंट फेज में जो कंडीशन दे रखी वो फुलफिल हो गई थी, यानी कि यहाँ पर हम रिकॉग्निशन कर लेंगे, 1 अक्टूबर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यानी कि अगर इस साल में टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 7,500, तो 30 सितंबर यानी कि कितने दिन हो रहे हैं, कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ। तो 6 मंथ का एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। 6 मंथ का कहाँ जाएगा, 6 मंथ का जाएगा मतलब कैपिटलाइज हो जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स बन गई है। एट 31st March 20x2 द रिकवरेबल अमाउंट, अब इस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी, ईयर एंड पर रिकवरेबल अमाउंट कितना है, $2,400 का रिकवरेबल अमाउंट है। तो हम, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये असेट्स रेडी फॉर यूज हो गई क्या? अभी तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, आगे देखते हैं। इन द ईयर एंडेड 31st March 20x3, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाके ओरियन लिमिटेड इनकर्ड फर्दर एक्सपेंडिचर, हमने और एक्सपेंडिचर करा है प्रोजेक्ट पर। द सिस्टम वॉज कंप्लीटेड एंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जनवरी 20x3। द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ द 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकम अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 20x3 मतलब 1 जनवरी 20x3 को क्या हुआ, असेट्स रेडी फॉर यूज हो गई। अब मुझे बताना, 1 अक्टूबर 20x1 से लेकर इस डेट तक, यानी कि 31 दिसंबर तक जितने भी आप एक्सपेंडिचर करोगे उसको क्या करोगे, आप कैपिटलाइज करोगे, और उसके ऊपर अमोटाइजेशन करोगे क्या, नहीं करना, क्योंकि असेट्स रेडी फॉर यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे। ठीक, इसके बाद से क्या करोगे, अमोटाइजेशन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और यूजफुल लाइफ क्या है, 6 ईयर है। इसके बाद एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं करना आपको, फिर क्या करना है, इंडिकेशन देखना है। अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे। चलो, अगर ये अभी इंपेयरमेंट समझ में नहीं आ रहा ना, लोड मत लो, IS 36 का रिवीजन आ रहा है, उसमें सारा क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। एट 31st March 20x4 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सिस्टम, है ना, तो दोनों साल की रिकवरेबल अमाउंट दे रखी कब की, 20x2 की रिकवरेबल अमाउंट है हमारे पास, और 20x4 की है, 20x3 की रिकवरेबल अमाउंट नहीं है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स एज एट 31st March 20x2, तो हमें कैरिंग अमाउंट निकालना है हर साल। ठीक है, और क्या बताना, डिटरमाइन द चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईच ईयर। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड करो, क्या आइडेंटिफाइड करो, डेट लिख लेना एग्जाम में। क्या करोगे, सबसे पहले डेट लिखना कि आपका कैपिटलाइजेशन किस दिन से करना है। ठीक है, वो डेट लिख दो। कैपिटलाइजेशन एंड कब करोगे, जब वो कंप्लीट हो जाती है, रेडी फॉर यूज हो जाती है ना, तो वो डेट लिख लेना, यानी कि कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, कब तक कैपिटलाइजेशन करना है, ये लिख लो रेंज। तो उस बीच में जो भी एक्सपेंसेस हुए उसको आप कैपिटलाइज करोगे, असेट्स रेडी फॉर यूज हो जाएगी, वहां से क्या करोगे, अमोटाइजेशन स्टार्ट कर दोगे। चलो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20x1 से लेकर 31 मार्च 20x, फर्स्ट ईयर मतलब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मीट हुआ, 1 अक्टूबर को। अवेलेबल फॉर यूज कब है, 1 जनवरी 20x3 को, मतलब इस साल है क्या, नहीं है ना। असेट्स रेडी फॉर यूज कब है, 20x3 में, ध्यान रखना। यूजफुल लाइफ कितनी है, 6 ईयर। चलो, तो स्प्लिट, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो, फर्स्ट 6 मंथ एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, P&L में जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया 7,500 पूरा है, उसका आधा कर लो तो 3,750 आएगा, ये हम एक्सपेंसेस में ले गए। बाकी 50% क्या है, जिस दिन से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुल पूरा हो गया था 1 अक्टूबर से, वो कहाँ ले जाएंगे हम, वो ले जाएंगे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अब कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, इतना हमने कैपिटलाइज कर दिया, बताओ क्या अमोटाइजेशन करेंगे, नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अमोटाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि असेट्स रेडी फॉर यूज नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम अब इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है, कैरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट कितना हमारी बुक्स में, 3,750, इतने पर कैपिटलाइज हुआ है 3,750। रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,400, तो रिकवरेबल अमाउंट ओनली 2,400 है, जबकि हम बुक्स में 3,750 पर दिखा रहे, ओवर स्टेटेड असेट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, है ना। कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा, 3,750 माइनस 2,400, दैट इज द 1,350। ठीक है, तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या बन जाएगी, जैसे ही आप, अकाउंटिंग एंट्री बताऊं क्या आपको, आपने क्या करा, डेवलपमेंट यहाँ पर कॉस्ट डेबिट कर दी,
आपने डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट कर दी थी, कितने से, 3750 से। इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट कितने से, 1350, क्रेडिट करोगे डेवलपमेंट कॉस्ट। तो आपका क्या हो रहा है, असेट्स कम हो रही ना, असेट्स कम होके किस पर आ जाएगी, आपके रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाती है। तो देखो कैरिंग अमाउंट कितने पर आ गई, जैसे आप ये लॉस बुक करोगे तो 2400 पर आ जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपकी 4। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की तो हमने निकाली, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, कुछ एक्सपेंडिचर और हुआ है। तो बताओ सबसे पहले तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट क्या है, यही आपकी क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। आपने फर्दर कितना एक्सपेंडिचर किया, 8000 का, ये देखो 6000 का, सॉरी 6000 का एक्सपेंडिचर किया। तो टोटल बिफोर अमोटाइजेशन अभी आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, 8400, कितनी आ रही, 8400। क्या आपका असेट्स रेडी फॉर यूज हो गया क्या, हो गया है, असेट्स रेडी फॉर यूज हो गया, कब हो गया है, इसी ईयर में हुआ है ना, देखो ना, 1 जनवरी 20x3 पर, मतलब 23, है ना, 23 वाला ईयर है ये। 1 मार्च 20x4, सॉरी टू, 1 अप्रैल 20x2 से लेकर 1 जनवरी 20x3 तक आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6000, तो टोटल अभी आपकी कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, दैट्स इट 8400। अमोटाइजेशन स्टार्ट कर दो कब से, 1 जनवरी से। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन निकालोगे ना पूरे साल भर का, सॉरी, सबसे पहले क्या निकालोगे, अमोटाइजेशन पूरे साल भर का कितना। तो 8400 को डिवाइड कर देना किससे, 6 ईयर से, तो ये आ जाएगा आपका एनुअल अमोटाइजेशन 1400। लेकिन हमें इस साल ओनली 3 मंथ का ही अमोटाइजेशन करना है, क्यों, क्योंकि असेट्स रेडी फॉर यूज जनवरी से भी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। तो देखो असेट्स अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी, दैट इज द 3 मंथ। अमोटाइजेशन इस साल कितना होगा, ओनली 350 का, है ना, क्योंकि 1400 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, तो आपने यहाँ कैपिटलाइज कितना करा हुआ है, देखो यहाँ तक 8400, इसमें से माइनस कर दो 350, तो क्या आ जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट 8050। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आपको है ना रिकवरेबल अमाउंट की डिटेल दे रखी है, ठीक है। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितना है, 8050। अब अमोटाइज करोगे ना इस साल, तो कितना अमोटाइजेशन होगा, 1400 का अमोटाइजेशन लगेगा पूरा पूरे साल भर का। तो कितना आ गया अमाउंट, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, अभी हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो 6650, और एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट के, और हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 5200, और हम हमारी बुक्स में असेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 6650। बताओ ज़्यादा है क्या, ओवर स्टेटेड है क्या हमारी असेट्स, यस। अगर ओवर स्टेटेड है तो फिर IS 36 को प्रॉब्लम है, वो बोलता है इंपेयरमेंट करो उसको, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस बुक करो उस केस में। तो कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा, यहाँ पर हम असेट्स को लेकर आएंगे 6650 से, कहाँ लेकर आएंगे, 5200। तो हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगी और डेबिट क्या करना पड़ेगा, लॉस को। तो हम क्या कर देंगे एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट कितने से, 1450 से, और क्रेडिट हो जाएगा आपका असेट्स। चलो ये हो गया हमारा कैरिंग अमाउंट। पूछा था क्वेश्चन में क्या आएगा, नया कैरिंग अमाउंट, जो रिकवरेबल अमाउंट है वही आपका कैरिंग अमाउंट बन जाता है, क्योंकि माइनस करो जरा इसमें से, तो कितना आएगा, 6650 में से 1450 अगर माइनस करोगे तो ये आएगा रिजल्ट 5200, ठीक है। अब चार्ज कितना करना है, पीएनएल में क्या क्या जाएगा मुझे बताओ, पीएनएल में क्या जाएगा, फर्स्ट ईयर में हमने क्या करा यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर में हम पीएनएल में लगे 3750, और इस साल इंपेयरमेंट लॉस भी था कितना, 1350। तो दो चीजें जाएगी इस साल, 3750 प्लस 1350, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंस और इंपेयरमेंट के नाम से कितना जा रहा है ये, तो टोटल 5100 ये हमने पहुंचा दिया। सेकेंड, अमोटाइजेशन सेकेंड ईयर में कितना हुआ, ये देखो यहाँ पर अमोटाइजेशन, इंपेयरमेंट लॉस तो था ही नहीं सेकेंड ईयर में, तो कितना था, इम्पे अमोटाइजेशन 350 ओनली। तो देखो 350 अमोटाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। फोर्थ, लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें जाएगी, एक तो अमोटाइजेशन जाएगा 1400 का, 1400 का अमोटाइजेशन, और क्या है आपका इम्पेयरमेंट लॉस 1450 का, यानी कि $2850। तो ये देखो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखना है IS 38 में, तो IS 16 के देख लेना, सेम प्रिंसिपल वहाँ पर फॉलो हुआ है ना, सेम प्रिंसिपल है दोनों में। तो मैंने अननेसेसरी यहाँ पर नहीं करा है, अदरवाइज है ना लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, और आप यहाँ पर कर रहे हो डिटेल रिवीजन, आपको तो टाइम बचाना है, ठीक है।
चलो, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर IS 38 का डिटेल रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।